Hello everyone, myself Yogesh Yadav. Today's my topic is free radical reaction. Free radicals reactions. तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर जनरली हम मेनली टू टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे. मेनली टू टाइप्स की. कौन सी? एक होगी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और मेरी दूसरी हम तो पढ़ेंगे वो क्या होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मतलब FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. इसको क्या बोलोगे आप? FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री रेडिकल होते क्या है. कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे फ्री रेडिकल. जनरली हमें पढ़ते हैं कि फ्री रेडिकल जनरली यानी इंटरमीडिएट, इतनी तो बात हमें पता ही है. कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की तरह ये भी क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने क्या ले लिया आपका CH3 रेडिकल ले लिया. अगर मैं CH3 रेडिकल्स की बात करूं तो इसके अगर मैं ज्योमेट्री या शेप की बात करूं दिखने में ये कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा. तीन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए. एक आपके पास क्या होगा? ये p ऑर्बिटल्स रहा होगा, जिसके अंदर आपको क्या रहा होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फील्ड रहा होगा. फिर इतनी कहानी. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2 आएगा. sp2 क्यों आया? कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. लेकिन नहीं, अगर ये CF3 होता तो वहां वो पार्टिसिपेट करता. फिर इतनी कहानी. तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि F जो होता है वो परसेंटेज ऑफ S फैक्टर वेक्टर होता है. वो S फैक्टर निकाल के लोग उसमें दे देगा. कि लिखते कहानी रेडिकल्स के अंदर तो इसका फैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है. ये बात ध्यान रख लेना. तो नेक्स्ट जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2. नेक्स्ट कहानी अगली पॉइंट की बात करते हैं. कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये? 2, तो 4 और 6 और एक ये 7. सिंपल सी कैसे होता है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो मतलब मैं बोल सकता हूं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. एक अनपे इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपे इलेक्ट्रॉन है. तो सिंपल सी कहानी होगी कैसे होगी? जनरली पैरामैग्नेटिक होगा. कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. अच्छा और बातें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना. मैं सिंपल सी कहानी ऑक्टेट कंप्रेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां पे मिल कितने रहे हैं? 7. तो ये कैसा रहा होगा आपका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा. अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो सिंपल सी कहानी यहां पे क्या रहा होगा आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. तो अब बात करते हैं कि रेडिकल जब बनेंगे तो किस तरीके से बन रहे होंगे. हमें एक मेन फैक्टर क्या डील करना पड़ेगा? GOC में पार्ट में पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. जनरली मैं क्वेश्चन देता हूं. मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया CH3 नेक्स्ट एग्जांपल आपका तो अगर मैं एक कंपाउंड की बात करूं तो देखो अगर रेडिकल बनेगा तो सिंपल सी कहानी कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे तो वीक बॉन्ड जनरली वो बॉन्ड तोड़ेंगे. तो जनरली अगर मैं यहां पे कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता हूं होमोलिटिकली इससे रेडिकल बनते हैं. तो सबसे पहले ये बात है कि रेडिकल जो मैकेनिज्म होते हैं उनमें जनरली जो मैकेनिज्म होता है क्लीवेज रेडिकल जो जनरेशन होती है कैसे होती है? जनरली आप होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं ना किसी बॉन्ड का. क्योंकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज से तो आपके आयंस कैटायन और एनायन बनते हैं. तो होमोलिटिक क्लीवेज करो अगर करवाएंगे तो यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे क्या आपका बेटा CH2 रेडिकल बनेगा. H हटेगा. सिंपल सी कहानी है. यहाँ पे ये जो बॉन्ड तोड़ोगे आप कार्बन का हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे करवाओगे तो सिंपल से यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका? रेडिकल बनेगा. क्लियर थी कहानी. तो CH2 ये वाली कहानी. यहाँ पे भी अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो सिंपल से यहाँ पे भी इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? रेडिकल आएगा. CH3
CH3 और क्या आपका बेटा CH3 डन। और सेम कहानी अगर यहाँ पर रेडिकल बनेगा तो जनरली यहाँ पे क्या आएगा ये H का बॉन्ड, तो यहाँ पे रेडिकल। अब बात आती है इन रेडिकल्स में सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ ये मेरा A, ये मेरा क्या B, ये मेरा क्या C और ये मेरा क्या D। इन चारों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी में हम वही इफेक्ट देखेंगे हाइपरकंजुगेशन रेजोनेंस। रेडिकल में हाइपरकंजुगेशन होता है। नेक्स्ट कहानी उसके बाद में हम रेजोनेंस भी देखेंगे, रेजोनेंस के बाद हम इंडक्टिव भी चेक करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं इसमें इसके पास रेडिकल sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 के बगल में sp3, कितनी अल्फा इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन डन। सेम कहानी ये कैसा है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बेंजाइलिक रेडिकल है, तो ये कैसा होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन कैसा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सेम कहानी इसके पास 3 ये और ये 3 ये, कितनी अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, sp2 के बगल में sp3। सेम कहानी ये sp2 नहीं है ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये इतनी कहानी समझ में आई। ये लोकलाइज्ड है, ये भी बात फिक्स करना, रेजोनेंस में ये नहीं है, ये बस एराइलिक का रेडिकल एराइलिक कार्बोकैटायन एराइलिक एनाइन को रेजोनेंस में नहीं जा पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोकलाइज होते हैं। तो इतनी बात समझ में, इसका मतलब जो डी होगा वो वेरी अनस्टेबल रहा होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कार्बन, रेडिकल की बात करूं तो हुज लीस्ट स्टेबल, डी आपका लीस्ट स्टेबल, इतना कंफर्म हुआ क्लियर कहानी। उसके बाद में मैं इन तीनों की बात करूं आपका ए बी और सी की बात करूं तो जनरली बच्चे क्या गलती करेगा सी वाले को लेता है, क्योंकि कार्बोकैटायन में ये 9 अल्फा वाला हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है, किससे ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे हाईली स्टेबल कौन सा होगा बी वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज। उसके बाद में कौन सा वाला होगा आपका 9 अल्फा वाला, तो बी सी, और उसके बाद में कौन ए। तो ये आपका क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसकी बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो एक बात बताओ किसका बॉन्ड तगड़ा रहा होगा। सिंपल सी कहानी है, जो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है बन रहा होगा उसका जो रेडिकल होगा मतलब उसका जो कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड रहा होगा वो वीक रहा होगा, वो जल्दी टूटेगा। सिंपल समझ में आया या नहीं भाई। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है इंटरमीडिएट की तो वो रिएक्शंस क्या होगी फास्ट होगी ना, उधर हम जल्दी जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी में बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूं तो किसका बॉन्ड किसका रेडिकल अनस्टेबल है डी का। इसका मतलब ये कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, अगर नहीं चाहेगा तो सिंपल सी कहानी बॉन्ड डिसोसिएशन डी की सबसे ज्यादा आएगी और सबसे उसके बाद में किसकी ए की फिर सी की, और बी का रेडिकल सबसे स्टेबल है। इसका मतलब कि बॉन्ड जल्दी टूटेगा रेडिकल बनाना चाह रहा होगा इन तीनों चारों के कंपैरिजन में। कितनी बात, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में गड़बड़। बच्चा क्या करता है कि अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे दूं और कार्बोकैटायन बना के दूं, यहां कार्बोकैटायन बना के दूं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और आपका ये 9 अल्फा वाला क्लियर कहानी, यहाँ पे कौन CH3 प्लस, तो अब वही कहानी है 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दैट वन इज मोर स्टेबल। ये बात ध्यान रखना है हमें हमेशा से। तो पता लगा पहले तो रेडिकल जब बनते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। मान लो आप एक क्वेश्चन और देता हूं, ये वाला दिया गया, मान लो आपको ऐसा वाला दिया गया, समझना आराम से क्लियर है। ये वाला इधर आपका CH3, इधर आपकी हाइड्रोजन देखो मान लो, इधर भी एक हाइड्रोजन देखो Hb, ये Ha है ना, और यहाँ पे आपकी Hc। अब मैं आपसे पूछूं which one is bond dissociation energy, मैं बात करता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन पहला वन क्या Ha की ज्यादा होगी किससे Hb से, उसके बाद में आपकी Hc की, है ना। सेम कहानी अगर मैं बी की बात करूं ऑप्शन की तो क्या Ha की ज्यादा, उसके बाद में Hc की ज्यादा और फिर किसकी आपकी Hb की सबसे कम। सी ऑप्शन आपकी Ha की सबसे ज्यादा, फिर Hb की और फिर Hc की। एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा आपका Hc की सबसे ज्यादा, फिर Hb की और फिर किसकी आपकी Ha की और फिर आपकी किसकी Hb की। अब वही कहानी, अब क्या चेक करोगे आप रेडिकल बना के देखोगे, जिस भी बॉन्ड को तोड़ना है होमोटिक क्लीवेज रेडिकल, इस
हाइड्रोजन को हटाओ तो यहाँ रेडिकल बनेगा। सिंपल सी कहानी है, यहाँ हटाया तो यहाँ विनाइलिक के ऊपर रेडिकल बना, यहाँ हटाया तो यहाँ। देखो सोचो ये चीजें, इन तीनों में देखो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्लियर कहानी। विनाइलिक के लिए स्टेबल, इतनी तो बात, मतलब इसकी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रही होगी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी ज्यादा लगेगी। लेकिन ये देखो ये एलाइलिक और ये भी कैसा एलाइलिक, दोनों एलाइलिक है, तो इसका मतलब रेजोनेंस में दोनों जा रहे हैं, क्लियर की कहानी। दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चेक करो अगला फैक्टर, ये 3 डिग्री है और ये कैसा है आपका 2 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना। इधर देखो दो हाइड्रोजन इधर रही होगी और 3 अल्फा इधर से आई, तो कितनी अल्फा आई? इस वाले के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, sp2 के बगल में sp3, ये ध्यान रखना। इस वाले के पास उधर तो sp2 है ही नहीं, तो sp3 नहीं है, इधर है, तो इधर कितनी 2 हाइड्रोजन होगी, तो उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब एक का रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा, तो मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी आएगी? आपकी Hb की आएगी। आई थिंक वो मैंने ऑप्शन में मेंशन नहीं किया, तो आप इक्वल ले लो, Hb की सबसे ज्यादा। उसके बाद में आपका कौन सा आएगा? ये तो सबसे स्टेबल रेडिकल है सबसे लास्ट में, तो उसके बाद में Hc और उसके बाद में आपका कौन सा Ha। डन भी, तो आपका ऑप्शन क्लियर थी कहानी। तो ये तो हमने सीखा कि जब रेडिकल बनते हैं तो कैसे बनते हैं, आपको भी यही करना पड़ेगा। एक से ज्यादा बॉन्ड टूटेगा तो आपको देखना है कहां रेडिकल स्टेबल बन रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। तो हमें वो रेडिकल बनाना है जहां स्टेबल बनेगा। उसके लिए आप क्या चेक करोगे? बॉन्ड को तोड़ के देखोगे, रेडिकल बना के देखोगे, जहां रेडिकल स्टेबल बनेगा मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रही होगी, वो जल्दी टूटेगा। सिंपल सा फंडा यही है। अब बात आती है रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कब रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा, क्योंकि साथ में आयनिक मैकेनिज्म भी चलते हैं, कई बार तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। तो अब हमें पता ये भी होना चाहिए कि रेडिकल मैकेनिज्म्स है ना, कि रेडिकल मैकेनिज्म कब होते हैं। तो अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, सिंपल सी कहानी है, जनरली फॉर्मेशन ऑफ इसकी बेटा, अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूं, फॉर्मेशन ऑफ किसकी? फ्री रेडिकल की, है ना। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म से आपको बताने की कोशिश करूं तो सिंपल सी फ्री रेडिकल जनरेशन जब होगी तो हेल्प याद रख लेना, HELP, हेल्प। जनरली ये वाली मतलब कहना है क्या मतलब? ही का मतलब हीट, जब बाय हीटिंग और हीटिंग मतलब थर्मोलाइसिस जब करते हैं जनरली तब भी, है ना। ई का मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, समझ में आया ना? अरे याद होगा को इलेक्ट्रोलाइसिस, यही वाली कहानी है। लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लियर की कहानी। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, है ना, सेम कहानी। और पेरोक्साइड खरास इफेक्ट सबको याद होगा, पेरोक्साइड, है ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जनरली। और मेटल जनरली एक वो होता है मेटल की प्रेजेंस में भी, मेटल विद ड्राई ईथर वुड रिएक्शन में आता है, फिर रिएक्शन उल्मान रिएक्शन, वो सब भी रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। जनरली ये हमें याद होना चाहिए कब रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो हमने यही पढ़ा आज रेडिकल्स क्या होता है, जनरेशन जब होती है तो किस तरीके से होगी, रेडिकल में क्या क्या स्टेबिलिटी मैटर करता है। थैंक यू सो मच।